vector spaces over F with dimension of V is M, dimension of USN. Okay, and then LV. Sir, what is not visible, sir? अभी तो आपने बताया कि विजिबल था सबको. विजिबल है विजिबल है सर, विजिबल है. हाँ, तो आपको कुछ थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना, उसमें भी क्योंकि ये जो कह रहा है मैसेज दे रहा है. हाँ बोलिए सर डायमेंशन यू की जगह डब्ल्यू होगा शायद सर, क्योंकि हम लोगों ने वी और डब्ल्यू लिए हुए हैं. अच्छा ठीक है, ओके, इससे फर्क नहीं पड़ता है. हाउ डज इट मैटर? इसको डब्ल्यू कर दीजिए. रोटेशन तो आपका हाथ का खिलौना है, यू कैन ट्विस्ट देम एज यू विश. और होम को मैक्सिमाइज कर दीजिए. असल में लोग आते जा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था. ओके सर, ठीक है. सो लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस और उनकी डायमेंशन मान लीजिए m और n है. तो कल मैं आपको याद दिखाया था, गिवन ऑर्डर्ड basis फिर वही का B and B dash of V and W. तो ये जो है this is the set of all linear transformations from V to W. ओके, सो बल्कि आपको याद भी होगा, हम आपको याद दिला दें कि आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा जब कभी भी वेक्टर स्पेस पढ़े होंगे इसके पहले, कि इसकी डायमेंशन जो होती है, किसी को याद है क्या होती है? इसकी डायमेंशन क्या होती है? अगर V की M है, इसकी N, इसकी क्या होगी? MN. So that's good. So some of you still remember it. That's good. तो इसका कभी इस्तेमाल करेंगे. So given ordered basis B and BW to C, each T leads to its matrix which is an M cross N matrix or an N cross N matrix depending on which book you follow. कल हमने आपको याद दिलाया था कि जो मैट्रिक्स मिली थी वो M क्रॉस N थी, लेकिन अगर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मिल जाएगी N क्रॉस M मैट्रिक्स. तो डिपेंड करता है, किसी ऑथर को ये तरीका पसंद है, किसी को ये तरीका पसंद है, तो आप हमेशा चेक कीजिएगा जब आप पढ़ें. नेक्स्ट if V is equal to W,
then LVW is often also denoted as AV, right? A क्यों लिखते हैं? क्योंकि this forms an algebra of linear transmissions from V to V, right? तो आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा। ये वेक्टर स्पेस है। तो जो आप वेक्टर स्पेस, आपको याद होगा कि वेक्टर स्पेस की परिभाषा क्या होती है कि इसमें एक एडिशन होता है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर स्पेसेस भी होते हैं जहां पर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई या उनका प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस में एक बढ़िया सा प्रोडक्ट हो, बढ़िया सा का मतलब जो है उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, अगर किसी वी वेक्टर स्पेस के अंदर प्लस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अलावा एक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी संभव हो जो कि प्लस के साथ कुछ नेचुरल कंडीशन, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रा। ये सब बीएससी पढ़ा होगा आपने। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द वेक्टर स्पेस R2 फॉर एग्जांपल, ठीक, तो एक तो इसमें वेक्टर्स का एडिशन हो गया, ए स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स ले लीजिए, इसमें दो वेक्टर्स ले लीजिए, पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन करते हैं, तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो करता है क्या है कि दो इसके एलिमेंट्स को गुणा करने के बाद इसी का एलिमेंट दे देता है। सो दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R2, वो प्रोडक्ट होता है। तो अगर किसी जनरल वेक्टर स्पेस में जैसा यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट है, अगर वैसा यहां पर जो या डॉट प्रोडक्ट है ना, तो जो आपको यहां मिल जाएगा तब उसको हम बोलते हैं कि अलजेब्रा। एनीवे हमको इसकी जरूरत है नहीं फिलहाल, तो आप इस पे चिंता मत कीजिए। हम चाहते हैं कि आप ये याद रखें कि AV डिनोट्स एन अल्टरनेटिव नोटेशन फॉर LVW अगर V और W दोनों बराबर हो जाए, इसकी हमको जरूरत है। लेकिन हमने जस्ट इसका जिक्र कर दिया जिससे कि बीएससी से आपको याद आ जाए कि वहां पर ये प्रूव किया जाता है दिस इज ऑल्सो अलजेब्रा, राइट। सो मे बी हम इसको पिक्चर्स हटा दें, इसको पिक्चर, अच्छा ये हमारा ठीक है, ये हो गया। और फिर हमने ये भी आपको बताया था कि तो अगर मान लीजिए T जो है, ये मान लीजिए AV हो गया, राइट। सो इसकी मैट्रिक्स होगी फॉर दिस लेट MT be its matrix relative to some ordered basis P of V, ठीक है। तो हमने आपको ये भी कल याद दिलाया था कि किसी वेक्टर स्पेस की एक से अधिक बेसिस हो सकती है, राइट। अगर कोई और बेसिस मिल जाएगी V की और उसके रिस्पेक्ट में इसकी आप मैट्रिक्स हो सकता है उसकी शक्ल कुछ और हो जाए, राइट। सो इफ B1 is another ordered basis of V, then then
the matrix of T relative to may be different than empty. Suppose इट इज, मान लीजिए कुछ और नाम दे देते हैं, एंटी बोल देते हैं, राइट? देन ये आपने एंटी are similar. That is, there exists an invertible matrix P such that this thing is equal to P inverse MTP. ठीक है, तो मैट्रिक्स बदल जाएगी, लेकिन फिर भी जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो लीनियर अलजेब्रा वालों का जो दुनिया है वो इससे फर्क नहीं होगी. दे आर गोइंग टू बी सिमिलर. और कल मैंने बताया था कि जिस तरह से अलजेब्रा में आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स को एक जैसा ही मानते हैं, वैसे ही लीनियर अलजेब्रा वाले अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो उनको एक जैसा ही मानते हैं, क्योंकि उनके कई चीजें कॉमन हो जाती हैं, राइट? उनके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एक होंगे, उनके पॉलिनोमियल भी ठीक होंगे और सब कुछ कॉमन आ जाता है. शक्ल जरूर अलग होगी लेकिन ये फर्क हो जाएगा, राइट? सो तो जब हमको ये चीज समझ में आ गई कि बेसिस चेंज करने के बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बदल सकती है, ठीक है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि एक ऐसी बेसिस ढूंढें जो कि हमेशा आसान हो सकता ना हो. क्यों ना हमेशा एक ऐसी बेसिस ढूंढें कि इस टी की जो मैट्रिक्स निकले उस बेसिस के करस्पॉन्डिंग वो देखने में सरल हो. जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, जैसे कि ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गई, या और तरह की मैट्रिक्स हो गई जिसको कि हम आगे बताएंगे, राइट? डायगोनल से आप संतुष्टि कर लीजिए. तो अगर हमको कोई ऐसी बेसिस मिल जाए इसी वी की जिसके रिस्पेक्ट में टी की मैट्रिक्स देखने में सरल हो, सो दैट उससे कंप्यूटेशन करना हमको आसान हो जाए, आइगन वैल्यूज निकालना आसान हो जाए, आइगन वेक्टर निकालना आसान हो जाए, तब हमारी लाइफ विल बी इजियर, राइट? सो one always try to find a basis of V with respect to which the matrix of T is as convenient to work with, as convenient to do computation as is possible, right? तो उस बेसिस के तलाश में कुछ काम करना पड़ेगा, राइट? वो बेसिस, जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेसिस मिल जाए कि इसकी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आ जाए, तो ये हमेशा संभव नहीं है. आपने बीएससी पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल अगर मैट्रिक्स मान लीजिए n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इफ एंड ओनली इफ इट हैज n डिस्टिंक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. अभी आइगन वेक्टर में बताएंगे, याद दिला देंगे आपको, ठीक है? तो एनीवे, संक्षेप में आपको ये समझना है कि बेसिस बदलेगी तो मैट्रिक्स बदलेगी. तो क्यों ना हम ऐसी मैट्रिक्स ढूंढे जिसके करस्पॉन्डिंग इसकी मैट्रिक्स देखने में सरल हो, सिंपल हो देखने में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, राइट? सो दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि हमको उन बेसिस, ऐसी बेसिस की तलाश है, कोई वेक्टर स्पेस दिया हो जिससे कि इसकी मैट्रिक्स सरल आ जाए. और यहां सरल का मतलब है चाहे वो डायगोनल हो देखने में, चाहे वो ट्रायंगुलर हो देखने में, और चाहे एक और प्रकार है जिसको कि हम थोड़ा बाद में बताएंगे, और भी इसके अलावा भी है ना? तो जब ऐसा हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हमने वो मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो कैनोनिकल फॉर्म हो गई मैट्रिक्स की, राइट? तो शुरू में आपको कोई भी टी दिया हुआ है या कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमको किसी तरह से एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है
जो कि इसका सिमिलर हो लेकिन देखने में आसान हो, जैसे ट्रायंगल मैट्रिक्स, या कोई टी दिया हो, मैट्रिक्स भूल जाइए, तो ऐसी बेसिस निकालनी है कि उस बेसिस के रिस्पेक्ट में टी की मैट्रिक्स देखने में सरल हो. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, कैनोनिकल फॉर्म्स, राइट. उस बेसिस की तलाश वी की ऐसी बेसिस की तलाश जिसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है इसकी वो देखने में जितनी सरल हो सके हो. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग. नाउ अब नया पेज लेंगे क्योंकि इस पर पहले से कुछ लिखा हुआ है. आप चाहे तो उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. सो आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज. इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. बोलिए, हो गया? यस सर. यस सर. ओके, दैट्स गुड, थैंक यू. तो चलिए अब हम लोग दिए तुमने आपको. तो हमारे पास एक V है, वेक्टर स्पेस, V जो है इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, फाइनाइट डायमेंशनल है, और मान लीजिए कि इसकी डायमेंशन n है. एक चीज हम आपको बता दें, शुरू से लेके अंत तक हम जितने वेक्टर स्पेसेस के बारे में बात करेंगे सब के सब होंगे फाइनाइट डायमेंशनल, राइट. सब के सब होंगे फाइनाइट डायमेंशनल. अगर हम भूल भी जाए बोलना तो अपने मन में ऐड कर लीजिएगा कि जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है. सो लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर. एक और चीज आपको याद दिला दें कि आपको याद होगा कि अगर वी की डायमेंशन ये है तो आपको याद होगा then V is isomorphic to the vector space f to the power n. याद है कि नहीं? यस सर. है ना. तो इसके होता है आइसोमॉर्फिक. तो अगर आप चाहें तो बजाय V के यू कैन वर्क विद f to the power n also. It is not going to make a difference, right? But anyway, फिलहाल हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन केवल याद दिला दिया कि अगर V की डायमेंशन n है और V is a vector space over f, then V is isomorphic with the vector space f to the power n. f to the power n means f cross f cross f cross n times. अब मान लीजिए कि कोई t दिया हुआ है, a linear transformation from V to V, right? Then x belonging to V is called, ये सब कड़ा होगा आपने, is called an eigenvector of T. कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट अलग चीज होगी बेटा. रूट अभी आएगा, रूट आएगा अभी. वेक्टर ऑफ टी इफ दो चीजें, और दूसरी क्या शर्त है कि t of x should be equal to lambda x falls into f, right? And this lambda is called, जो कि अभी आपने बताया, is called कैरेक्टरिस्टिक रूट. an eigenvalue. और जिनको पसंद है ये नाम तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टी, आप चाहें तो जोड़ दीजिए, करस्पॉन्डिंग टू एक्स. और इसी को, चूंकि आपको मालूम है कि ये जो है अगर V की डायमेंशन n है तो द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V
is isomorphic to the vector space of all n cross n matrices with entries from F. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V और स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n में कोई अंतर नहीं है. हर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एक आपको n क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगी. कन्वर्सली हर n क्रॉस n मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग आपको T मिलेगा. राइट, ये सब आपने बीएससी पढ़ा होगा. राइट, तो चाहे आप T से काम करें, चाहे उसके करस्पॉन्डिंग किसी मैट्रिक्स से काम करें. मैट्रिक्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत क्या है, क्योंकि आपने देखा ये T है, ये T है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी शक्ल इस पे डिफर करेगी आपने V का कौन सा बेसिस चुना. राइट, वही T रहेगा, बेसिस बदल दीजिएगा तो मैट्रिक्स कुछ और हो जाएगी. तो बार बार याद रखना पड़ेगा आपको कि मैट्रिक्स चीज निकाली गई किस बेसिस के रिस्पेक्ट पर निकाली गई है. तो जहां तक हो सके हम लोग केवल T से काम करेंगे. यहां पे कोई झगड़ा नहीं है. बट T इज अ वेक्टर स्पेस. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इट्स जस्ट अ मैपिंग फ्रॉम V टू V. T तो ये मैपिंग ही है ना. तो मैपिंग का बेसिस से कोई लेना देना नहीं है. तो मैपिंग की परिभाषा में बेसिस इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन जब वो मैट्रिक्स ऑफ T लेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उस बेसिस का भी जिक्र है जिसका हमने जो हमने V के लिए जिसके रिस्पेक्ट में हमने वो मैट्रिक्स निकाली है. राइट, तो T के साथ सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी बेसिस है. राइट, सो T is just a map from V to V which is a linear transformation. Okay, so T is called an eigenvector of T if this thing happens, and you must remember ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, x should be non-zero. ठीक है, इसको आइगन वैल्यू बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं. और इसी तरह से मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है given square n cross n matrix A X is called A, वही चीज है, if AX is equal to lambda x for some lambda. यहां कुछ चीजें छिपी हुई हैं. अब यहां पर क्या चीज छिपी हुई है, ये डेफिनेशन जो है इसका से कोई लेना देना नहीं है. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो मान लीजिए ऐसी हुई, कुछ है इसके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लीजिए, ये आपकी मान लीजिए ए है. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं दे हैव टू कम फ्रॉम सम फील्ड. ये फील्ड जो है कुछ भी हो सकती है, ये चाहे ये हो सकती है या ये हो सकती है, और एनी फील्ड. तो जिस फील्ड से यहां पर एलिमेंट्स हैं उसी पर ये लैम्डा बिलोंग करना चाहिए. राइट, तो ये लैम्डा हमने लिखा नहीं कहां बिलोंग कर रहा है, इस पर निर्भर करेगा कि इस ए की जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज कहां से आ रही हैं. अगर यहां से आ रही हैं तो लैम्डा शुड बिलोंग टू दिस थिंग, यहां से आ रही है तो यहां होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. राइट, और ये जो एक्स है, ये जो एक्स क्या है, ये एक्स क्या चीज है, देखिए एक्स क्या हो जाएगा, नहीं आइगन वैल्यू तो, लेकिन इसकी शक्ल कैसी है, देखिए ये तो आपका हो जाएगा कॉलम वेक्टर. बिल्कुल. तो एक्स जो है ये आपका दिखाई पड़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, nth कोऑर्डिनेट. तो ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा. इसकी शक्ल ऐसी कुछ होगी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सेम एक्स, ये चीज. राइट, तो संक्षेप में ऐसे लिखेंगे, है ना, तो ऐसे ही लिखेंगे. तो ये सब आपको पहले से मालूम है, दिस कॉल्ड एन आइगन वेक्टर, दिस कॉल्ड एन, तो इसको बोलते हैं इसका आइगन वैल्यू, ये सब आपको मालूम है. और आपको ये भी मालूम है कि तो अगर हमने, तो मान लीजिए कि इफ E is the matrix of T related to some basis, ठीक है, किसी बेसिस के रिलेटिव है, किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर ये मैट्रिक्स निकल के आती है तो जो इसकी आइगन वैल्यू होगी हूबहू इसकी भी होगी. राइट, जो इसका आइगन वेक्टर होगा हूबहू इसका, तो कोई अंतर नहीं है. यू कैन स्विच बिटवीन
the world of matrices to the world of linear transformation, right? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पसंद क्या है, बट एज फार एज पॉसिबल एज आई टोल्ड यू वी शैल वर्क विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें हमको बेसिस के बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो आपको मालूम है कि देन ए ले लीजिए माइनस ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, अगर वी का डायमेंशन एन है तो ए इज एन क्रॉस एन माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए. दिस इज कॉल्ड as you must be remembering characteristic equation. Characteristics polynomial. Characteristics Polynomial. polynomial. बिल्कुल ठीक याद है. पॉलिनोमियल ऑफ टी, और अगर आपको इससे काम पसंद करना है तो चलिए, और ऑफ ए, जो आपको पसंद हो. एंड ऑफ कोर्स जो भी आपने बोला इसको बराबर 0 कर दीजिए. is called the characteristic equation of T और A. ये सब आपको पहले से मालूम है. और एक और चीज वो ये है कि ये है कि एक इसको भी याद दिलाइए क्या होता है. अरे बाप रे, क्यों नहीं काम कर रहा. ओके, देन देयर इज ए वेरी फेमस, आपको तुरंत याद आ जाएगी, केली हैमिल्टन theorem. What does it say? It says that every satisfies its own characteristic equation. Square matrix A satisfies its characteristic equation. ये होता है, ठीक है. Every square matrix satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है. जब आप इसको खोलिएगा तो देखिए ये क्या एंटी मैट्रिक्स है. जब खोलिएगा तो अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट, इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये आपका डिटरमिनेंट आएगा, एन क्रॉस एन डिटरमिनेंट आएगा. तो यहाँ का एंट्री क्या होगी, A11 माइनस लैम्डा, यहां भी कुछ होगा. जब खोलिएगा चूंकि एन क्रॉस एन है तो जब इक्वेशन खुल के आ जाएगी, जब डिटरमिनेंट खोल लीजिएगा तो हाईएस्ट पावर लैम्डा की क्या हो जाएगी, लैम्डा की हाईएस्ट पावर क्या होगी, एन हो जाएगी, राइट. तो यू विल गेट ऑन दिस साइड यू विल गेट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा ऑफ डिग्री n व्हिच इज इक्वल टू 0. तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई. तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. एक चीज तो ये हो गई, ठीक है. नाउ देयर इज समथिंग which is also called as the minimal polynomial. The minimal polynomial of T or A is, किसी को याद है, lowest degree polynomial which annihilates the matrix is called the minimal polynomial. ओके. एक चीज भूल गई छोटी सी, इज द monic polynomial भूल गए बोलना. इज, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट बेटा. इज द monic polynomial of least degree
that is satisfied by T और A. ये चीज दोनों इंपॉर्टेंट है. इसके मोनिक का मतलब क्या होता है? मोनिक का मतलब क्या हो जाता है? Coefficient of the highest degree is 1. Right. That is the coefficient of the highest degree term in the polynomial is 1. ठीक है. तो अगर कोई पॉलिनोमियल मिल जाता है, जैसे आप जब आप मोनिक भूल गई थी, कोई आपने भूल गया था, अगर आपने पॉलिनोमियल लिया लीस्ट डिग्री का और उसका मान लीजिए कोफिशिएंट जो है मान लीजिए 1 नहीं है, तो क्या कीजिए, उस जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दीजिए पूरे पॉलिनोमियल को. तो दैट विल इंश्योर कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. तो अगर कोई पॉलिनोमियल लीस्ट डिग्री का मिल गया तो उससे मोनिक पॉलिनोमियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑल यू हैव टू डू इज टू डिवाइड द होल पॉलिनोमियल बाई द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. तो जो आपने पहले बताया था वो बहुत गलत नहीं था, एक्सेप्ट कि टेक्निकली हम मोनिक भी रिक्वायर्ड है, मोनिक भी चाहते हैं कि इसके अंदर मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. सो द मिमिलर पॉलिनोमियल ऑफ T is the monic polynomial of least degree, right? तो दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो मोनिक होना चाहिए और दूसरा लीस्ट डिग्री का होना चाहिए. तो लीस्ट डिग्री इसलिए बोल रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल, जैसे पता नहीं हमारे पास एग्जाम्पल तो इस वक्त तुरंत याद नहीं है, लेकिन आई कैन ओके. जैसे मान लीजिए इसका जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, राइट? आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज. इसकी कॉपी कीजिए तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम. चले नेक्स्ट पेज पे. ओके सर. Yes, sir. यस सर. यस सर. तो जैसे मान लीजिए कि कोई टी था. सपोज द करेक्ट पॉलिनोमियल ऑफ सम टी x minus 1 square x minus 7 क्यूब, ये मान लीजिए, ठीक है. तो बाय ये मान लीजिए आपका है ये पॉलिनोमियल है. बाय केली हैमिल्टन थ्योरम Pt is equal to 0. ये 0 क्या है? ये 0 क्या है बताइए? 0 मैट्रिक्स नल कॉलम पूरा. नहीं बेटा, वो भी नहीं. सर वो स्केलर का 0 है, फील्ड का नहीं, वो भी नहीं. चलिए हम बता देते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए कि हम और सरल कर देते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल होता P1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो P1T क्या होता? P1T होता आपका T स्क्वायर माइनस, क्या लिखे हैं यहाँ पे? 1 लिखते हैं. 1 लिखते हैं तो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि हाँ बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं चलेगा. मैट्रिक्स आप काफी पास पहुंच गए उसके, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस है सही आंसर पहुंचने की.
आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है टी स्क्वायर क्या है? टी स्टैंड्स फॉर दिस थिंग। टी क्यूब क्या है? टी ये इसके बराबर है, ये इसका प्रोडक्ट है। एवी के अंदर जो प्रोडक्ट हम बता रहे थे ना, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे ये भी है। सो ये जो है टी क्यूब जो है, टी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा। तो जब यहां पर मैपिंग है तो मैपिंग -1 को कोई मतलब नहीं होता, तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमको इसकी जगह पर, जैसा कि आपने बताया, आईएनटी मैट्रिक्स, सॉरी आईएनटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो करता क्या है, आई करता क्या है, किसी एलिमेंट को वही भेज देता है। तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आई। ये आपका है, ये आपका है टी स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ पी टी इज इक्वल टू 0। तो बाई दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t माइनस आई 0, ये 7 था, तो t माइनस 7i क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। आई कैन टेक फॉर एग्जाम्पल x माइनस 1, x minus 7 cube. I can take x minus 1, x minus 7 square. I can take, और बहुत सारे, हम अब चूंकि टाइम बचाना है हमको, ये भी हो सकता है। हम ये जितने भी लेंगे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, सब डिवाइड करना है। मान लीजिए सपोज t minus 7i क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? 2 यहां से आ जाएगा, 2 + 1 3 डिग्री हो गई, इसकी डिग्री 3 है। सो दिस इज पॉलिनोमियल डिग्री 3 और t इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये भी है, सपोज दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो t इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मान लीजिए इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये पॉलिनोमियल भी t से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी कम डिग्री का पॉलिनोमियल आपके पास उपलब्ध है जो कि t सेटिस्फाई हो रहा है, और इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जो कि t सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर कोई t ऐसा है और ये मान लीजिए उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो बाय कैलिटमैन थ्योरम ये चीज होनी चाहिए। तो लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 5 है, इसकी डिग्री 5 है। इससे कम का भी एक उपलब्ध है, इसकी डिग्री कितनी थी? 4 थी, ये भी सेटिस्फाई हो रहा था, और ये भी मान लीजिए इसकी डिग्री 1 ही है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इस केस में जो t से द्वारा सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनमें सबसे कम डिग्री का ये हुआ, तो दिस विल क्वालिफाई टू बी द मिनिमल पॉलिनोमियल। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता ना हो, क्योंकि इसकी डिग्री जो आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है। अगर इससे कम डिग्री का कोई पॉलिनोमियल मिल गया जो t को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी लीस्ट डिग्री है, then this is going to be the minimal polynomial. That is the meaning of minimal polynomial. तो जिस minimal polynomial का हमने जिक्र किया था वो ऐसा है। ठीक है, so now सर एक चीज आपने पढ़ी, हाँ बोलिए सर, मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स तो सेम होते हैं, भले ही उनका वो एम और जीएम सेम हो या ना हो। तो यहाँ पे अगर ठीक आपने ठीक कहा, इन्होंने हमारी एक चीज पकड़ ली कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए हमको पहले एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी। इनको चूंकि याद था, इन्होंने इस चीज को बोल दिया, तो ही इज वेरी राइट। अगर हम उस चीज को बोल दे तो ये चीज हो ही नहीं सकती थी, ये चीज हो ही नहीं सकती। ये संभव है, क्योंकि इसके रूट्स वही है, जो इसके रूट्स क्या है, 1 और 7 है केवल, इसके भी 1 और 7 है, लेकिन इसकी डिग्री कम है। राइट, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक पकड़ा एकदम कि हमको ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं, हम तो क्यों बता दें मिनिमलिटी का मतलब क्या है, कि मिनिमलिटी का मतलब क्या है। तो ये मिनिमल ये डिग्री कम हो गई, लेकिन ये मिनिमल ये नहीं होगा, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं
इसमें 7 शामिल नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। ही इज वेरी राइट, ये चल सकता था, ये चल सकता था, ठीक है। तो हम तो केवल आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मिनिमलिटी का मतलब क्या है, कि उसकी डिग्री कम होनी चाहिए सच दैट टी उसको सेटिस्फाई करे। हमने कैरेक्टर रूट का जिक्र नहीं किया, बट ही इज वेरी राइट कि मिनिमल पॉलिनोमियल पहले वो देख लिया जाए। तो अगर आपको याद है तो नथिंग लाइक इट, राइट। सो हम आपको इसको हम फिर करेंगे नहीं। तो अगर आपने याद है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। फैक्ट यह है कि द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड the minimal polynomial have हालांकि मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री इससे कम हो सकती है, इसके बावजूद भी जो इसके रूट्स होंगे हूबहू वही रूट्स इसके भी होंगे। तो जब आपको ये याद है तो हम ये भी याद हो जाएगा आपको फिर कि इफ टी satisfies any polynomial px, then qx divides px if px is the minimal polynomial of, याद है किसी को कि नहीं? ये चीज याद है कि नहीं? हेलो सर, वो QX होगा PX के बाद। क्या चीज? सर PX डिवाइड QX है। नहीं, इसको करेंगे। QX divides PX if QX is the minimal polynomial। ये चीज याद है कि नहीं आपको? यस सर, यस सर। है तो चलिए, ये हो गया, ये हो गया। और एक और चीज का याद कीजिए, इफ px is equal to x minus lambda 1 to the power r1, x minus lambda 2 to the power r2, x minus lambda k to the power rk is the characteristic polynomial of t, then the minimal polynomial of t is of the with lambda 1, lambda 2, lambda कहां तक गए? k तक गए। lambda k being distinct. Then the minimal polynomial of t is of the form x minus lambda 1 to the power s1, x minus lambda 2 to the power s2, x minus lambda k to the power sk with 0 less
than SI is less than RI for every I. ये भी याद है किसी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यही से होता है कि दोनों के कैरेक्टर रूट्स एक ही होते हैं, तो अगर डिस्टिंक्ट है तो ये सब के सब इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो इन तीन चीज अगर आपको याद है, देन माई लाइफ बिकम्स इजी एज फार एज डूइंग दिस थिंग इन द क्लास इज कंसर्न। ठीक है, तो विल पास ऑन टू द नेक्स्ट दिस थिंग, इसको आप एग्जांपल देकर बता दीजिए सर, कुछ जरा क्लियर हो जाए। नहीं, थ्योरम का प्रूफ का एग्जांपल नहीं होता बेटा, थ्योरम का एग्जांपल होता है, प्रूफ का एग्जांपल कैसे हो जाएगा? इसका देखिए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझ लीजिए। अभी तो आपने कहा था आपको ये चीज मालूम है कि दोनों के एक ही रूट्स हैं, इसी से निकलता है। ये कहता है कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के, देखिए नॉर्मली क्या हो जाएगा, अगर आपकी इसकी डायमेंशन जो थी, हमारी ये डायमेंशन हमने कहा था कि हमारा डायमेंशन जो है मान लीजिए n है, तो सामान्यतः इसका जो आप निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री n होगी, तो थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री n है तो उसके अधिक से अधिक n डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक, कम भी हो सकते हैं लेकिन n से अधिक नहीं होंगे। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री चूंकि n है, तो अधिक से अधिक उसमें से n रूट्स हो सकते हैं लेकिन कम भी हो सकते हैं। ये क्या कहता है कि n नहीं, अगर इसके रूट्स हैं 1 2 3 4 k, अगर ये k है चूंकि डिस्टिंक्ट है, ये k जो होगा ये लेस एन इक्वल टू n होगा। स्ट्रिक्टली भी लेस हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर ये इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट, इसके रूट्स क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा k है ना, क्योंकि आपने उसको फुल्ली फैक्टराइज कर दिया है। तो कहता है कि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसमें से कोई भी, अगर कोई S1 0 होता मान लीजिए, क्या ये तो 1 हो जाता, यानी कि लैम्डा 1 इसका रूट ना होता। ये क्या कहता है, कोई भी इसमें SI जो है वो 0 नहीं हो सकता है, यानी कि इसकी पावर मिनिमम 1 होगी, सब कम से कम मिनिमम, यानी कि इसका भी रूट लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 का लैम्डा k होगा। तो जो रूट्स इसके होंगे वही रूट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। यहीं से आपका ये चीज आती है। ये चीज कहां से निकलती है, इसी से निकलती है, राइट। तो इसमें कोई एग्जांपल की चीज जरूरत नहीं है, इसको केवल समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो दिस थ्योरम एसेंशियली शोज दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैव द सेम रूट्स। मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो सकती है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री उससे अधिक हो सकती है, उसके बावजूद भी नंबर ऑफ रूट दोनों के बराबर होंगे, एक ही होंगे और एक ही होंगे, एग्जैक्टली रूट नंबर नहीं, रूट्स भी आइडेंटिकल होंगे। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके, तो जितनी हमको तैयारी करनी थी, चलिए एक छोटी सी चीज और कर देते हैं, एंड देन I'll स्टॉप। तो इसको तो हम यही कर देंगे। वो ये है कि गिवन t इस सब स्पेस W ऑफ V, ये सब ने किया होगा, यहां से नया शुरू होगा, इज कॉल्ड invariant under T or T invariant if T of W is contained। देखिए ऐसा है, ये V है, ये V है, ये T है, ये मान लीजिए कोई सब स्पेस है W यहां भी है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, यहां भी W बैठा हुआ है। तो ऑर्डिनरीली W की जो इमेजेस होंगी, हो सकता है इस W के बाहर चले जाएं, तो हर सब स्पेस ऐसा नहीं होगा कि उसकी इमेज W के अंदर ही कंटेन्ड हो।
तो अगर इस W की इमेज जो है इसी के अंदर रह जाती है, इसके बाहर नहीं जा पाती, तब हम बोलेंगे दिस W इज इनवैलिड इन दिस थिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये सब स्पेस, दी सब स्पेस आर T इनवेरिएंट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इफ x is an eigenvector of T, then the eigenspace of x क्या होता है? Namely, the subspace generated by x is T invariant. ठीक है भाई, अगर ये वेक्टर स्पेस है और आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके, तो इससे आप जो सब स्पेस जनरेट कराएंगे उसमें क्या होते हैं? इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहां पर एक एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इसके एलिमेंट होंगे क्या? एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके अंदर क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एफ। तो आप देखिएगा कि ऐसे सभी एलिमेंट्स की इमेज अंडर टी फिर से सब स्केलर टाइम्स एक्स मिलके आएगी, राइट? इसको करके देखिएगा एंड आई विल स्टॉप फॉर टुडे। 11 बजे हमको एक और कुछ दूसरा असाइनमेंट होता है हमारे पास, ठीक है? अब दूसरी क्लास ज्वाइन करने की तैयारी कीजिए, ठीक है? इसको करके देखिएगा कि दिस इज नॉट ट्रिवियल एग्जाम्पल। तो ट्रिवियल एग्जाम्पल होंगे आसान, लेकिन अगर एक्स कोई आइगन वेक्टर है तो ये हमेशा टी में, इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए हमने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया है। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी कीजिए कि क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ठीक है? सो एट दिस पॉइंट विल स्टॉप फॉर टुडे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. okay, most welcome. So I stop presenting now. Thank you, sir. Okay.